अच्छा देखो, हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक करवा दिया था और 14 से बाकी मैंने होमवर्क दिया था। तो एक बार डिस्कस कर देते हैं कि तुम लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग से ही पूछ लेते, चलो कर पाए हो कि नहीं। देखो, फर्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि 14 से करवाएंगे क्योंकि 13 तक हो गया। ई इज द सेट ऑफ positive even number and O is the set of positive odd number, then E union U, sorry, E union O is a set of whole number, N मतलब natural number, set of rational number और none of these। अब इसको कैसे करना है देखो, फर्स्ट तो यहाँ पर E बोल रहा है सेट ऑफ, E क्या बोला है देखो, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। इसको लिख के दिखाते हैं। n হবে তো। হ্যাঁ n হবে, n হবে ন্যাচারাল নাম্বার। देखो एक बार समझा देते हैं। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कौन कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये नोट डाउन रहेगा तो तुम लोग कर पाओगे। एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, आर मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। एक बार ये नोट डाउन कर सकते हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर मतलब जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ई मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव, रियल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शन, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। ठीक है, ई का मतलब ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो अब मतलब समझ जाओगे 14 नंबर। आयन ने तो आंसर दे दिया है 14 नंबर का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर बोल रहा है कि ई इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। ई जो है, ई के अंदर क्या है? पॉजिटिव इवन नंबर है, इवन नंबर। ये ई ऐसा एक सेट है। और जो ओ है वो सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर। ओ जो है पॉजिटिव ऑड नंबर। तो सेट ऑफ इवन और सेट ऑफ पॉजिटिव। तो अगर मुझे यूनियन करना है तो यूनियन मतलब कॉमन को एक ही बार लिखेंगे, सारा चीज हमें ऐड ऑन करना है। तो इसमें यूनियन करने से आ जाएगा पॉजिटिव इवन और कॉमा देके पॉजिटिव ऑड। ठीक है, और पॉजिटिव इवन और ऑड ये सब आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा देखो, पॉजिटिव इवन एंड पॉजिटिव ऑड मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर एन हो जाएगा, एन हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, मैंने इवन क्या लिख दिया स्पेलिंग, इवन हो या ऑड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने से नेचुरल नंबर होता है। ये देखो नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इंटीजर मतलब जिसमें पॉइंट नहीं है। अब बिना पॉइंट वाला डेटा क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है और वो 7 भी हो सकता है। जैसे 2 हो गया तो इवन, 7 हो गया तो ऑड। तो इसको हम लोग बोलेंगे एन, यानी नेचुरल नंबर। एन फॉर नेचुरल नंबर होता है। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखो, R इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो R में क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है E इज द सेट ऑफ रियल नंबर। E है सेट ऑफ रियल नंबर। और हम लोगों को करने बोल रहा है अच्छा पूछ रहा है कि रिलेशन क्या हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारा एक्चुअली ये सबसेट वाला रिलेशन दिया हुआ है। देखो सबसेट वाला रिलेशन दिया हुआ है। तो बताओ कि आर अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर मतलब वो सब नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव पी बाई क्यू फॉर्मेट वाला नंबर होगा। और ये ई का मतलब क्या हो जाएगा? ई का मतलब यहाँ पर लिखते हैं, ई का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर मतलब क्या होता है? रियल नंबर मतलब होता है ई। ये देखो मैंने रैशनल एंड इरेशनल। हाँ, रैशनल और इरेशनल और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही। तो इसमें हो जाएगा प्लस पी बाई क्यू हो जाएगा, माइनस पी बाई क्यू भी आ जाएगा, और इसके अलावा नॉर्मल भी आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये देखो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर।
ये सब मिला के सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। अब बताओ कौन किसका सबसेट है, क्योंकि रिलेशन मतलब एग्जाम हमारा ऑप्शन जो है वो सबसेट के साथ है। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ बताओ ये कौन किसका सबसेट है, इससे क्या पता चल रहा है? आर 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 ये सबसेट। हाँ आर इज अ सबसेट ऑफ ई, ठीक है, आर इज अ सबसेट ऑफ ई बिकॉज आर के अंदर क्या है, ई का कुछ ना कुछ फीचर्स है। सबसेट क्या होता है? ऐसा कोई सेट जिसका कोई मतलब आर का सारा एलिमेंट, ये देखो पॉजिटिव पी बाई क्यू, तो पॉजिटिव पी बाई क्यू ये वाला, ठीक है, आर का एलिमेंट पूरा का पूरा ई में कंटेन कर रहा है, इसीलिए आर इज द सबसेट ऑफ ई। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो रहा है, आई थिंक बी हो रहा है, देख लेते हैं। हाँ बी हो रहा है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर क्या बोला है? एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, देन एन और आई में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो देखो क्या रिलेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, एन बोल रहा है एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन के अंदर आ जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर का मतलब सिंपल है पॉजिटिव इंटीजर, और आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और आई भी क्या है? आई बता रहा है एक सेट है जिसपे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अच्छा तो मुझे बता दो अब फिर रिलेशन क्या हो रहा है, यहां से देख के बताओ, ऑप्शन तो रहेगा ही, एन और आई बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो रिलेशन n इक्वल टू आई एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो एक मिल जाएगा तुम लोग को यहाँ पर a, n इक्वल टू आई a, ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों बराबर हो गया, तो 16 का आंसर a हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या बोला है? इफ I is the set of isosceles triangle and E is the set of equilateral triangle, तो देखो I क्या है? सेट ऑफ isosceles triangle, ISO CE एलियस आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक सेट क्या बोला है? आर नहीं सॉरी ई, इक्विलैटरल, ई इज द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो रिलेशन क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, देखो आई आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब पहले बता देते हैं, जिसका दो साइड इक्वल होता है। गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष, गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष, आवाज আসছে না? স্নেহাশিস আওয়াজ পাচ্ছো? হ্যাঁ ম্যাম আসছে, হেডফোন সেট করছিলাম। ঠিক আছে। टू साइड्स आर इक्वल, देखो एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, जैसे सपोज ये एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल तो मतलब पता है थ्री साइड से बना हुआ एक जो प्रेजेंटेशन होता है दैट इज ट्रायंगल। तो यहाँ पर मान लो ये है 4 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल ये 4 सेंटीमीटर, जरूरी नहीं है 4 हुआ मुझे नहीं पता, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और नीचे का 6 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। तो कोई भी एनी टू साइड, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये दो हो, ये और ये भी इक्वल हो सकता है, मैंने ये दो लिया, तो कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, और इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे ये ऐसे अगर करते, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, अगर कोई ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मुझे बताओ क्या ये इक्विलैटरल भी है? क्या ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो सकता है? बिकॉज इक्विलैटरल होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करना है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या इसमें ऑल साइड्स इक्वल है? सोच के नो बताओ। नो, तो दिस इज आइसोसेलेस बट दिस इज नॉट इक्विलैटरल, किसी भी एंगल से ये इक्विलैटरल हो नहीं सकता है। दिस इज इक्विलैटरल वी नो, बट क्या ये आइसोसेलेस हो सकता है? क्या इसका कोई भी दो साइड इक्वल है? ऐसा कोई साइड है, ऐसा कोई दो साइड है जो इक्वल है? यस मैम।
यस तो ये इक्विलैटरल भी है एज वेल एज आइसोसेलेस भी है। मतलब हम लोग ये इसका कंक्लूजन ला सकते हैं कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। जितने सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस भी होंगे, लेकिन सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी भी इक्विलैटरल हो नहीं सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इससे हम लोग को कंक्लूजन में आना है, यानी आंसर बताना है कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा कि आई और ई में अगर ऐसा रिलेशन है तो आई सबसेट ऑफ ई होगा, ई सबसेट ऑफ आई होगा, ई इक्वल टू आई। देखो ई इक्वल टू आई तो होगा नहीं, अब एक एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, तो कौन किसका सबसेट है? ऑब्वियसली ई क्या हो जाएगा, ई इज द सबसेट ऑफ आई, क्योंकि ई के अंदर ऐसा फीचर्स है जो कि आई के अंदर भी है। ठीक है, तो E इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाना चाहिए, I हो जाना चाहिए। इसका मतलब ही क्या होता है, E सबसेट ऑफ I मतलब ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस बट नॉट ऑल आइसोसेलेस आर इक्विलैटरल, तो E सबसेट ऑफ I होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा B। ठीक है, इस तरह से फीचर्स को हमें ध्यान में रख के करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, इफ R इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसमें क्या होगा, देखो आइसोसेलेस, स्पेलिंग बड़ा गड़बड़ है, CELES ठीक लिखा है मैंने, चला। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और E और I इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। I है सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या रिलेशन होगा? देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब, आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, जिसका अभी हम लोगों ने देखा दो, कोई ना कोई दो जो साइड है वो इक्वल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल, एंगल मतलब ये जो कोई भी अगर हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं ये सब उसका एंगल होता है, तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम एक ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जहां पर ये मैंने 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और ये 90 डिग्री, ये सपोज 90 डिग्री है, ठीक है, नहीं हुआ होगा 90 डिग्री, हाँ हो गया होगा, 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस तो अभी मैंने बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसका कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यही वाला एग्जांपल ले लेते, कितना लिखा था मैंने, 4 4 6, 4 4 6। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर फिर से फीचर्स को चेक करेंगे। ठीक है, जैसे वहां पर किया था, दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है। ठीक है, ये आइसोसेलेस भी है क्योंकि ये दोनों 8 सेंटीमीटर के हैं, राइट एंगल भी है क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री है। ठीक है, और ये क्या है, आइसोसेलेस है। बट ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होने से 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री होगा। बट अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो जरूरी है एक तो जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये मस्ट केस होता है। बट इसमें जरूरी नहीं है, अगर होता है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, सीधा सा बात है। तो इसका मतलब है, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं, यहाँ से हम लोग यही कंक्लूजन ला सकते हैं कि जितने सारे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। और जो सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ही है, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इसका मतलब कौन किसका सबसेट हो जाएगा, आर, यानी आर ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल इज सबसेट ऑफ आई। कैसे पता चल रहा है, देखो ऐसे तुम लोग सोच सकते हो, यहाँ पर देखो इसके पास दो फीचर्स है। ठीक है, इसके पास दो फीचर्स है, और यहाँ पर ये आई जो है इसके पास, ये आइसोसेलेस, ये आई जो है इसके पास एक ही फीचर्स है, तो आर इज द सबसेट ऑफ आई। और यहाँ पर देखो ई के पास दो फीचर्स है, ये ई वाला था, ये देखो यहाँ पर लिखा था मैंने, ई के पास दो फीचर्स है, तो ई इज द सबसेट ऑफ आई। ठीक है, ई इज द सबसेट ऑफ आई। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑल राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस होने से ही राइट एंगल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखो,
19 में क्या बोल रहा है? 19 में बोल रहा है कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या सेट बनेगा? ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग बता सकते हो, देखो n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n का वैल्यू तो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जितना तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, दैट मीन्स ये यहाँ पर 2 हो जाता है, 2/2, ये पूरा कैंसिल हो गया 1। अब जितना n पुट करेंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलते जाएगा, लेकिन इसका तो कोई मतलब एंड तो होगा नहीं, क्योंकि n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हम लोग जितना चाहे लिख सकते हैं, 100 101 ऐसे करके अनकाउंटेबल है। तो 19 का आंसर फिर क्या होना चाहिए? 19 का आंसर क्या होना चाहिए? फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, एम्प्टी सेट होगा। देखो एम्प्टी सेट तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, पॉजिटिव इंटीजर तो है वर्ल्ड में, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन क्या ये इनफाइनाइट? बिकॉज ये काउंट नहीं कर सकेंगे। करेक्ट, इनफाइनाइट। अच्छा, अब 20 का देखो, a बता दिया है, b ऐसे कैलकुलेट करना है, अब n इक्वल टू b होगा कि नहीं वो बताना है। तो a इतना है, b का वैल्यू क्या क्या आएगा? देखो b का वैल्यू है एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू a, तो एक a में क्या क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 है 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बी सेट बना लिया। अब यहाँ पर मुझे रिलेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या इक्वल है? ऑब्वियसली इक्वल है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इनपुट दिया हम लोगों ने, 5 आउटपुट मिला, तो कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है? दोनों एन मतलब नंबर, कितने सारे नंबर हैं इसके अंदर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एन वाला कवर किया था। बताओ कौन सा रिलेशन सही लिखा हुआ है यहाँ पर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एन ऑफ ए, ये कैपिटल ए होना चाहिए, और एन ऑफ बी मतलब सेट में जितने सारे एलिमेंट है उसका नंबर और दूसरे वाले सेट में जितने सारे एलिमेंट है उसका नंबर बराबर है। तो इसका तुम लोग अगर एन ये वाला लिख दोगे ना गलती से, ये ऑप्शन ए, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सेट का नाम से वो डिफाइन किया जाता है, हम लोग उसमें एन ऑफ बी कैपिटल स्मॉल बी बोल के कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। अच्छा, अब बोल रहा है कि देखो ए यूनियन ए, ये क्या होगा? ए यूनियन ए, जैसे देखो एक एग्जांपल से समझ सकते हो, ए का वैल्यू 1,2 ले लिया मैंने, तो ए यूनियन ए बोल रहा है, तो क्या लिखोगे? ए के साथ ए का यूनियन करने से क्या लिखोगे? 1,2 और 1,2 को अगर जोड़ना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? यूनियन करोगे तो कॉमन पार्ट एक ही बार लिखना है, तो 1,2 ही आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है? ए यूनियन इक्वल्स टू ए। ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए, अब इसी को देख लो, ए का वैल्यू है 1,2 और ए में इंटरसेक्शन करवाना है, यानी कॉमन चीज ढूंढना है, तो 1,2 इंटरसेक्शन 1,2, तो बताओ क्या कॉमन है दोनों में? ऐसे करके हम लोग सोच सकते हैं ना, क्या कॉमन है दोनों में? 1,2 में कॉमन क्या है? मैं बोथ आर सेम, एलिमेंट सेम ए। है 1,2 होगा, दोनों में ही क्या हो जाएगा? 1,2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 22 का आंसर हो जाएगा बी। तो एक छोटा एग्जांपल लेके तुम लोग ऐसा क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद देखते हैं 23। अच्छा, 23 में क्या बोला है? देखो 23 में बोल रहा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका हम लोग फॉर्मूला देखे थे, और मैंने फॉर्मूला तुम लोग को कैसे याद रखने के लिए बोला था, अभी दिखाते हैं, देखो फॉर्मूला। कहाँ गया? लिखे तो थे, ये रहा, ये देखो, अगर इंटरसेक्शन का होल कंप्लीमेंट होगा, जैसे ही कंप्लीमेंट हम लोग दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा, और उसका एक ऑपोजिट भी देखा था, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ, अगर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, और अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर जा रहा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जाएगा 23 का। सिमिलरली 24 वाला बताओ, मैंने तो सिखाया था कैसे याद रखना, अभी फिर से सिखाया, बताओ 24 का क्या आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट, दोनों में कंप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन हो जाएगा। 25,
A union E is equal to E is a superset of A. E is a superset of A मतलब E बाहर है उसके अंदर A है. सपोज A में 1 2 है और E में है 4 5. ठीक है, मतलब E में क्या क्या है? E में है 1 2 4 5. ठीक है, और A में क्या क्या है? A में है 1 2. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया समझने के ईज के लिए. अब देखो ए यूनियन ई क्या हो जाएगा? ए यूनियन ई मतलब पूरा का पूरा. तो ए यूनियन ई मतलब सब कुछ लेना है, तो 1 2 4 5 ये आ जाएगा. ए का 1 2 और यहाँ पर 1 2 एक बार लिख चुके हैं तो 1 2 4 5. तो ए यूनियन ई आ गया 1 2 4 5. दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है? कौन सा आंसर होगा? ये क्या आ रहा है? 1 2 4 5 मतलब क्या हो रहा है? ई नहीं हो रहा है. 1 2 4 5 का मतलब ई हो रहा है ना? तो ऑप्शन बी होगा. ऑप्शन बी होगा. इस तरह से सोच सकते हो तुम लोग. ड्रॉ करके देख सकते हो. जिसको ड्रॉ, अगर ड्रॉ में कंफर्टेबल हो ड्रॉ देख लो. अगर ड्रॉ में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई एग्जाम्पल के साथ समझ लो. अच्छा, नेक्स्ट देखो ए इंटरसेक्शन ई. अच्छा, ये मैंने मिटा दिया एग्जाम्पल. अच्छा था, चलो फिर से वही वाला ले लेते. ई का वैल्यू ले लेते 1 2 4 5. ये लिया हुआ था मेरा. ठीक है, अच्छा, और ए का वैल्यू है 1 2 ऐसे मैंने लिखा था. ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ई क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ई मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट ढूंढो. 1 2 4 5 1 2 तो कॉमन एलिमेंट 1 2. कॉमन एलिमेंट 1 2 तो ये कौन सा आंसर के साथ जा रहा है? ए इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा? 1 2 मतलब क्या है? 1 2 का मतलब ए हो गया है ना? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो गया ए. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में जो ए लिखा हुआ है. अच्छा, 27 ई यूनियन ई. E इज अ सुपरसेट ऑफ A. ठीक है, तो A सबसेट है उसके अंदर सुपरसेट E है जैसे मैंने दिखाया. और E का वही वैल्यू ले लेते हैं 1 2 4 5 और E के साथ E का यूनियन करना है. बताओ क्या होगा? अगर E के साथ E का यूनियन करेंगे, कोई भी सेट को उसके साथ यूनियन करेंगे तो वही वाला सेट वापस आएगा ना. तो E के साथ E का यूनियन करेंगे तो कितना आएगा बताओ? ई के साथ ई का यूनियन अभी दिखाया था, तो ए के साथ ए का यूनियन. तो ई यूनियन ई. तो क्या करना है हमें? कॉमन पॉइंट एक ही बार लिखना है. तो 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 4 लिखेंगे 5 लिखेंगे तो वापस से ई आ जाएगा. तुम लोग कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो. 1 2 लेके करके देख सकते हो. तो ई यूनियन ई में क्या आ जाएगा? ई. 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. 28 सेम यही चीज है. ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए. तो ए का वैल्यू मैंने लिया था ना, वो लिख लेते हैं. 1 2 लिख लेते हैं ए का वैल्यू. तो ये सबसेट हो गया, ये सुपरसेट. ई ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट. बताओ क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट. देखो ये वेन डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. ये यूनिवर्सल सेट है एस. ये जो बड़ा वाला है ये ई है. ठीक है, ये छोटा वाला जो है ये ए है. अच्छा, हम लोगों को क्या करना है? ए के साथ ई कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है. तो ई कंप्लीमेंट मतलब वो नंबर जो यहाँ पर है लेकिन ई में नहीं है. ठीक है, ई कंप्लीमेंट मतलब वो नंबर जो यूनिवर्स में तो है बट ई में नहीं है. तो मुझे ए के साथ इंटरसेक्शन करवाना है किसका? ई कंप्लीमेंट का. अब देखो ए मेरा क्या है? 1 2. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया. और ई कंप्लीमेंट क्या होगा? ई कंप्लीमेंट मतलब सारा नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1 2 4 5. क्योंकि ई में 1 2 4 5 है. ई कंप्लीमेंट मतलब 1 2 4 5 छोड़ के ऑल नंबर. तो यहाँ पर हम समझने के लिए लिख सकते हैं एक्सेप्ट 1 2 4 5. 1 2 4 5 छोड़ के बाकी सारा नंबर. तो क्या इन दोनों में कभी भी कॉमन पॉइंट आ सकता है? सोचो, मैंने अभी क्या बोला तुम लोग को? हाँ, कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता है. तो फिर क्या आंसर होगा इसका? इंटरसेक्शन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी 5 मतलब नल, कुछ भी नहीं आएगा. अच्छा, फिर से इसी पे एक एग्जांपल देखो, इसी कंसेप्ट पे आ जाएगा. ये देखो A इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू कितना होगा? अगर E इज अ सुपर सेट ऑफ A तो ये वाला पॉइंट E इज अ सुपर सेट ऑफ A. और हमें बोला गया है कि फाइंड आउट करो A इंटरसेक्शन 5. तो A मतलब कितना? 1 2. ठीक है, और इसके साथ इंटरसेक्ट करवाओ 5 का. 5 मतलब क्या हो जाएगा? 5 मतलब नल सेट, मतलब जिसके अंदर कुछ नहीं है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे क्या कोई कॉमन पॉइंट मिलता है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कॉमन क्या ले?
नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या आना चाहिए, ए तो होगा नहीं, ई भी नहीं होगा, फिर क्या होगा आंसर 29 का सी हो जाएगा, 5। इसका आंसर क्या हो गया 5। लेकिन एक चीज याद रखो, इसमें अगर ऐसे करके 5 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये भी मैंने तुम लोग को बताया था। इसका मतलब एक एलिमेंट है इसके अंदर 5, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो फिर से 30, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा अगर ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो ये वाला ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, ए मतलब क्या है 1 2, ए कंप्लीमेंट मतलब, ए कंप्लीमेंट मतलब 1 2 को छोड़ के बाकी जो चीज ए में है, ठीक है। ए कंप्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा 1 2 को छोड़ के बाकी जो चीज ए में सॉरी बाकी ई में है बट ए में नहीं है, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए ना, ई जो है वो ए का सुपर सेट है, तो ए के अंदर तो 1 2 है, तो ए कंप्लीमेंट मतलब 4 5, ए कंप्लीमेंट मतलब 4 5, ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं है वो वाला, ठीक है। तो 4 5 बचा 4 5, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 4 5, यूनियन कर रहे हैं ना तो 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 मतलब ई सेट, 1 2 4 5 मतलब ई सेट, दैट इज 30 का क्या हो जाएगा 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। 30 का इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट मतलब ऐसा डेटा जो कि ए के अंदर नहीं है। अब ए का सुपर सेट कौन है, ई है, तो ए जो है इतना सा है, अब ए के अंदर जो डेटा नहीं है वो ये वाला हो जाएगा, तो 1 2 को छोड़ के बाकी 4 5, तो यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, ई का वैल्यू दे दिया है, द सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग। अच्छा अगर ई का हम लोग सबसेट बनाते हैं तो वो इससे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10, ये जो सेटिस्फाई करेगा वही ई का सबसेट होगा, तो सबसेट ऑफ ई लिख देते हैं, क्या क्या आएगा, तो पहला एलिमेंट 1 ले लेते हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट 1, क्योंकि 5 प्लस एक्स, एक्स मतलब ये सब बता रहा है जो कि यहाँ पर डिटेल्स में बोला नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू ई, बट बोलना चाहिए था एक्स बिलोंग्स टू ई, ठीक है। तो 1 लेते हैं, तो 5 प्लस 1 कितना होगा 6 ग्रेटर देन 10, इम्पॉसिबल, तो 1 नहीं आएगा। 2, तो 2 प्लस 5 7 ग्रेटर देन 10, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 भी नहीं आएगा। 3 ले लो, 5 प्लस 3 8 ग्रेटर देन 10, ये भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं आएगा। 4 ले लो, 4 प्लस 5 9 ग्रेटर देन 10, ये भी पॉसिबल नहीं है, नहीं आएगा। 5 ले लो, 5 प्लस 5 तो 10 ग्रेटर देन 10, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, 10 ग्रेटर देन 10 नहीं हो सकता है। 6 ले लो, तो 6 प्लस 5 11 ग्रेटर देन 10, हाँ सही है 6 आएगा। फिर 7 भी आएगा, 7 प्लस 5 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 10 आएगा। अच्छा अब उसके बाद 8 है, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना होता है, ये कुछ ज्यादा ही होगा, 8 प्लस 5 कितना होगा भूल गए, 8 प्लस 5 13, तो ये भी आ जाएगा। और 9 प्लस 5 यानी 14, तो ये भी आ जाएगा। तो सबसेट वही होगा जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सबसेट में क्या क्या आएगा 6 7 8 9, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 का ऑप्शन बी 6 7 8 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल होता, मतलब यहाँ पर अगर ऐसे दिया हुआ रहता ग्रेटर देन इक्वल, तो उस केस में यहाँ पर सबसेट का और एक डेटा भी आ जाता, कौन सा पता है, जिससे 10 हो रहा है, यानी 5 5 प्लस 5 10, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये ट्रू हो जाता। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो वहां पर 5 भी आ सकता था, ठीक है। तो ये देखो ये 5 वाला ऑप्शन भी तुम लोग को दिख रहा होगा, ये तब वैलिड होता है ये वाला ऑप्शन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहता, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन वाला रिलेशन दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 32, अच्छा देखो 32 में क्या बोला है, ए, ये जो साइन है ना ये एक्चुअली इसको इस रिलेशन को समझाता है, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, हमें ए माइनस बी करना है फिर बी माइनस ए करना है, दोनों का यूनियन देखना है। तो ए माइनस बी, तो मैंने एक सिंपल सा तरीका तुम लोग को समझाया था, क्या करना है, 1 यहाँ पर 1 है नहीं है तो 1 बच गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 लिख दो, यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 3 0 हो गया, 4 है यहाँ पर 4 नहीं है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग a माइनस बी करते हैं।
अब b माइनस a जब करेंगे तो b के रेस्पेक्ट में हमें देखना है, तो पहले 3 से काउंट करेंगे, 3 माइनस 3, हाँ है, तो 0 हो गया, तो b माइनस a में 3 माइनस 3 का इफेक्ट 0 आ रहा है, तो कुछ नहीं होगा। 5 यहाँ पर नहीं है तो 5 रहेगा, 7 यहाँ पर नहीं है तो 7 रहेगा, इस तरह से, ठीक है। माइनस का मतलब कंप्लीमेंट ही होता है, एक्चुअली माइनस का मतलब कंप्लीमेंट होता है, तो वही कंप्लीमेंट ही मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन करने पे क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 7, ये होगा यूनियन का आंसर। 1 2 4 5 7 चेक करते हैं, 1 2 4 5 7, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर हिंट्स भी दिया है, ए एंड बी आर एनी टू सेट, देन ए माइनस बी का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 में देखो 1 2 और 4 बिलोंग्स टू ए है, बट 3 बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब बी में बिलोंग करेगा तो हम लोग ले नहीं सकते। अब इतना थ्योरम तुम लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम लोग का एमसीक्यू, तुम लोग सीधा ऐसे याद रखोगे माइनस फॉर्मेट में। ये देखो जैसे ए माइनस बी बोलेगा, तुम लोग ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 और उसके नीचे बी लिख दोगे, ये देखो 3 5 7, एकदम अच्छा शॉर्टकट है। तो ये a माइनस बी है ना, तो हमें a को ज्यादा एम्फोसाइज करना है, तो 1 यहाँ नहीं है तो यहाँ लिख दो, 2 यहाँ नहीं है तो लिख दो, 3 3 कैंसिल हो गया तो फिर 3 नहीं लिख सकते, बचा 1 2 4। और जब b माइनस a होगा तो b के रेस्पेक्ट में देखना है, यानी b में क्या है देखो 3 5 7, बिल्कुल इसके नीचे नीचे लिखो 1 2 3 4, तो 3 इसमें है, हाँ है, मत लिखो। 5 इसमें नहीं है, लिख दो। 7 इसमें नहीं है, लिख दो, इस तरह से, ठीक है। तो हमें जिसका माइनस होगा, जैसे पहले जो सेट रहेगा उसके ऊपर ध्यान देके हमें करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज ये थ्योरम फिर तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि a माइनस बी का मतलब है a में तो है बट b में नहीं होना चाहिए, तो उसी कंसेप्ट में ये भी हो जा रहा है, देखो a में है लेकिन b में नहीं होना चाहिए, तो 3 दोनों में कॉमन था, कॉमन पॉइंट बेसिकली हटा दो, जैसे 3 5 7 देखोगे तो कॉमन पॉइंट 3 आता है तो 5 7 बचेगा, इस तरह से होगा। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने प्रोडक्ट सेट भी कहा था, प्रोडक्ट सेट ये बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। देखो खत्म हो गया। रिलेशन एंड फंक्शन, अच्छा रिलेशन एंड फंक्शन कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पहले ये समझो। ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 4 5, ठीक है। अच्छा, अब a क्रॉस b जो कि लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को सिखाया था, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम लोग को मिलेगा, यहाँ पर मैंने दिखाया था ये कैसे करके क्रॉस करना चाहिए, तो वही चीज यहाँ पर करेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा, 1 4 1 4, फिर से एक बार बता देते हैं, 1 5 इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर हम एक रिलेशन लिखते हैं R, ठीक है, एक रिलेशन R लिखते हैं जिसमें मैंने लिख दिया 1 4 3 5, ठीक है, 1 4 4 यहाँ से लिया और 3 5 ले लिया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे R इज अ रिलेशन सच दैट ए टू बी, मतलब ए सेट के साथ बी सेट का एक रिलेशन है जो कि हम लोग आर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा, ए एंड बी, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड बाय आर, ठीक है, डिफाइंड बाय आर। और हम लोग ये भी कह सकते हैं आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी जो है, यहाँ पर इतना सारा एलिमेंट है, आर उसका एक सबसेट हो जाएगा। तो अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट एक्स वाई, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट सेट, मैंने एक्स वाई की जगह ए भी लिया, तुम लोग चाहो तो इसे एक्स वाई भी कर सकते हो, अगर समझना में थोड़ा दिक्कत होता है चलो इसको एक्स वाई लिख देते हैं, उसमें क्या है। उन लोगों ने एक्स वाई से लिखा, जनरल फॉर्म हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इंटू, ये तो गड़बड़ हो जाएगा इंटू लिखने में। अच्छा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। तो अगर कोई सेट है
एनी सबसेट, तो आर देखो एक सबसेट हो गया किसका, एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट, प्रोडक्ट सेट ये वाला है, दिस इज द प्रोडक्ट सेट, इसका सबसेट है ये, ठीक है, मतलब ये पूरा आर जो है इसका सबसेट है, तो वही चीज बोल रहा है एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट एक्स वाई इज सेड टू बी डिफाइंड ए रिलेशन, इसे रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई से इसको रिलेशन बोलेंगे, मतलब कोई भी प्रोडक्ट सेट का सबसेट अगर हो रहा है ये, तो फिर उस सबसेट में जो भी एलिमेंट्स आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे उस प्रोडक्ट सेट का, मतलब दोनों सेट का रिलेशन बोलेंगे, ठीक है, दोनों सेट का रिलेशन, जैसे मैंने यहाँ ए बी लिखा है तो इसको भी एक्स वाई लिख लो, क्योंकि मैंने पूरा चेंज करके एक्स वाई कर दिया। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है एंड एनी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए फंक्शन, तो पहले रिलेशन बोला है फिर हम फंक्शन समझा रहे हैं, तो रिलेशन का मतलब ये होगा अगर हम लोग कोई भी दो सेट का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर उससे अगर हम लोग कोई भी सबसेट ले रहे हैं, कोई भी अगर सबसेट है जो कि इस प्रोडक्ट सेट का सबसेट है, ये एक रिलेशन कहलाएगा ऑन दैट केस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट, ये प्रोडक्ट सेट उसका सबसेट, ठीक है, इज सेड टू बी ए रिलेशन, इसको रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम एक्स टू वाई, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फंक्शन बोल रहा है, देखो उसके बाद का जो पॉइंट है वो फंक्शन बोल रहा है, फंक्शन कब होगा, देखो एनी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, जैसे ये एक रिलेशन है एक्स टू वाई में, बिकॉज ये इसका एक सबसेट है, ये एक्स वाई का एक सबसेट है, तो एनी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, देखो ऑर्डर्ड पेयर क्यों होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर में होता है, पहले वाले सेट का एलिमेंट उसके बाद दूसरे वाले सेट का एलिमेंट, अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो याद आएगा ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है ए कॉमा बी, पहले वाले सेट का एलिमेंट उसके बाद दूसरे वाले सेट का एलिमेंट, सिमिलरली मैंने भी यहाँ पर देखो ये जब जो है एक्स एलिमेंट है एक्स सेट का, ये भी एक्स का, ये वाई का और ये भी वाई सेट का एलिमेंट है, तो यहाँ पर बोल रहा है देखो विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर, डिफरेंट क्यों, देखो ये 1 4 है ये 3 5 है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, लेकिन इन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकेंड एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरा रिपीट नहीं हो रहा है तो इस रिलेशन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं, इस रिलेशन को हम फंक्शन भी कहेंगे, तो फंक्शन कब होगा, फंक्शन सिर्फ तब होगा अगर मेरा जो सबसेट बन रहा है, जो रिलेशन बन रहा है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है जो डिफरेंट तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे उसे फंक्शन। अब देखो जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कब फंक्शन नहीं हो रहा है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, तुम लोग बताना फंक्शन है कि नहीं, जैसे एक सेट ले रहे हैं ए 1 4 7, बी ले लेते हैं 2,6, ठीक है, अब इसका ए क्रॉस बी करते, क्योंकि जब तक ए क्रॉस बी नहीं करेंगे ना तो रिलेशन बना सकते ना तो फंक्शन, तो 1 2, पहला 1 दूसरा 2, फिर 1 6, उसके बाद 4 2 4 6 7 2 7 6, ये हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी, ठीक है, ये ए क्रॉस बी हो गया। अब हम एक रिलेशन लिखते हैं जो कि इसका सबसेट होना चाहिए तभी रिलेशन होगा, एक रिलेशन लिखते हैं जिसे हम R1 से डिफाइन करते हैं, ठीक है, R1 से डिफाइन करते हैं, वन कॉमा टू 1,6 और 4,6, देखो क्या ये रिलेशन है, मैंने सही लिखा है, रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका सबसेट होना पड़ेगा, 1,2 हाँ है, 1,6 क्या यहाँ पर है, 1,6 हाँ है, तो ये रिलेशन हो रहा है, 4,6 यहाँ पर है तो ये रिलेशन हो रहा है, तो रिलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों सेट का मैंने प्रोडक्ट सेट किया, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, और इस प्रोडक्ट सेट का ये जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखा है ये इसका एक सबसेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन। अब फंक्शन है कि नहीं, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सारे ऑर्डर्ड पेयर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। फर्स्ट हमें चेक करना है कि ऑर्डर्ड पेयर should be distinct, distinct मतलब अलग होने चाहिए, और सेकेंड जो है या फिर डिफरेंट लिख लो, और सेकेंड जो है नो फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दो, फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, नो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी रिपीट, शुड बी रिपीट। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या ये फंक्शन होगा? ये है 1 2, ये 1 6, ये 4 6, सारे डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ, क्या ये फंक्शन होगा? बताओ, इज इट फंक्शन और नॉट? बताओ, ये फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, रिपीट तो हुआ है, क्या ये Yes, फिर? ma'am. हाँ, तो फंक्शन होगा कि नहीं होगा? হবে না। नहीं होगा, नो फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, बट रिलेशन है, ठीक है, बट रिलेशन है, रिलेशन है बिकॉज ये सबसेट है इस प्रोडक्ट सेट का, बट ये फंक्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है एलिमेंट जो है वो रिपीट हुआ है। कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट। देखो, सेकेंड एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। देखो, अब इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करके अगर लिखते हैं, जैसे 1,2 लिख दिया और 4,6 लिख दिया, नहीं, थोड़ा और कुछ मॉडिफाई करते, चलो 1,6 लिखते हैं, 1,6 लिखते हैं और 4,6। ये रिलेशन है कि नहीं? ये रिलेशन है क्योंकि ये इस प्रोडक्ट सेट का, हम इस प्रोडक्ट सेट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इस प्रोडक्ट सेट का सबसेट है क्योंकि इसके अंदर 1 6 और 4 6 दोनों है। देखो, 1 6 और 4 6 दोनों है, दैट्स वाई ये रिलेशन है, रिलेशन ये है, तो रिलेशन तो है ये। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन होने के लिए देखना पड़ेगा कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 और 4, तो ये फंक्शन है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। सेकेंड एलिमेंट तो रिपीट हुआ है, तुम लोग अगर ये सोच रहे हो तो इससे हमें ध्यान नहीं देना है, सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकेंड एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है तो ये ऑब्वियसली फंक्शन है, ठीक है, ये ऑब्वियसली फंक्शन है। तो फंक्शन और रिलेशन इस तरह से तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर बोला है, फिर से एक बार बोल देते हैं, इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए फंक्शन। सेम फर्स्ट एलिमेंट अगर ना हो तो फिर उसे हम लोग फंक्शन बोलेंगे। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रूल और ए कॉरेस्पॉन्डेंस एफ। अच्छा, फंक्शन क्या है? अभी तो मैंने फंक्शन तुम लोग को सेट के साथ समझाया, यहाँ पर बोल रहा है, देखो, फंक्शन इज अ रूल। ये देखो, ए रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस एफ विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स of a unique element denoted by f of x of b is called function or mapping from a to b, and we write f such that a to b, the element f of x of b is called the image of x while x is called the pre-image of f of x। ठीक है, ये पूरा चीज समझाते हैं, क्या बोला यहाँ पर तो कुछ नहीं समझ में आया होगा। फंक्शन को फिर से एक बार देखते हैं, ये तो मैंने सेट के हिसाब से समझाया। अच्छा, फंक्शन का और एक नाम भी है, फंक्शन का मतलब ही होता है मैपिंग, ठीक है, जो फंक्शन है वही मैपिंग है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन इज अ सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स है, ठीक है, उसके हिसाब से चलना है। जैसे स्कूल का अपना रूल्स होता है, कॉलेज का अपना रूल्स होता है, इतने बजे ये क्लास होगा, उतने बजे वो क्लास होगा, ठीक है, तो ये एक रूल्स जो है, तो फंक्शन मतलब एक रूल्स होगा। रूल्स मतलब देखो, जैसे फंक्शन मतलब क्या होता है, नॉर्मली फंक्शन का अगर जनरल मीनिंग बताएं तो वो होता है एक एक्टिविटी, ठीक है, कुछ हम लोग अगर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं? फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, ये अगर एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रहा है, ये एक फंक्शन है जहां पर एक्टिविटी क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर, इसका फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं क्योंकि जब भी हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका कुछ आउटपुट जरूर आता है, ठीक है। तो अगर कोई एक्टिविटी करोगे, जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका कुछ आउटपुट तुम लोग को मिलेगा। पढ़ना तुम लोग का एक एक्टिविटी है, तो तुम लोग का आउटपुट क्या होगा? तुम लोग एग्जाम दोगे, पास करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेज में जाओगे, उसके बाद अपना जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो ये होता है इनपुट देने से आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लो मेरा इनपुट यहाँ पर x दे रहा है, ठीक है, x का वैल्यू 1 दे रहा है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? डिपेंड कर रहा है मेरे फंक्शन के ऊपर। तो मेरा यहाँ पर फंक्शन क्या एक्टिविटी दे रहा है? x को 2 बार मल्टीप्लाई करो, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 1। फिर x का वैल्यू अगर 2 देंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 2। इस तरह से x का वैल्यू 3 दोगे तो आउटपुट आ जाएगा 9, ठीक है।
तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, ये एक रूल्स को फॉलो कर रहा है। रूल्स क्या है, जो भी इनपुट दोगे वो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन ऐसे लिया है x स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आउटपुट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर इनपुट जो है इसको x से डिफाइन करेंगे, आउटपुट को एफ ऑफ x या फिर y भी बोल सकते हैं। जो एफ ऑफ x है वही y है, ठीक है। अच्छा, और इसको, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, देखो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे इमेज। आउटपुट को क्या बोला जाता है, इमेज। और ये जो इनपुट है इसको क्या बोला जाता है, प्री इमेज। प्री इमेज, इनपुट को बोला जाएगा प्री इमेज और आउटपुट को बोला जाएगा इमेज। देखो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे इसको हम सेट बना सकते हैं 1 2 3, ये मेरा एक सेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 9 ये मेरा एक सेट हो गया। इसको बी नाम दे सकते हैं, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ऐसे नाम दे सकते हैं हम लोग। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रूल और ए कॉरेस्पॉन्डेंस एफ व्हिच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ ए। देखो ये रूल्स मैंने क्या लगाया है, एक्स स्क्वायर, फंक्शन यानी रूल्स मैंने एक्स स्क्वायर लगाया। तो बोला जा रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ ए, ठीक है, ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है 1 2 3, मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट लिया है। और ए यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स ऑफ बी, बी में क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, आउटपुट को मैंने एफ ऑफ एक्स यानी बी से डिनोट किया, इसको मैंने बी से डिनोट किया, वहां पर 1 2 9 आ रहा है, यूनिक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, 1 2 9 आ रहा है। देन denoted by f of x of b is called a function or mapping from a to b and we write f such that a to b, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फंक्शन such that a to b, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो द एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ बी इज कॉल्ड इमेज। देखो बी में जो भी एलिमेंट है उसे हम लोग इमेज बोलेंगे, मैंने यहाँ पर बता भी दिया तुम लोगों को। एंड द इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स वाइल एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज, एक्स को हम लोग बोलेंगे प्री इमेज। तो वहां पर तो बहुत लंबा चौड़ा लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है, ये चीज तुम लोग अपने कॉपी में ड्रॉ करो और इजीली याद रखो कि क्या है। अगर हम लोग कोई इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि मैंने एक्स का वैल्यू, क्योंकि x यहाँ पर फंक्शन लिया है तो यहाँ x से डिनोट किया है 1 2 3, आउटपुट मिल गया। तो इनपुट सेट को हम लोग बोलेंगे प्री इमेज सेट और आउटपुट सेट को हम लोग बोलेंगे इमेज सेट। आउटपुट यानी इमेज और इनपुट यानी प्री इमेज, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट को f ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं और a और b सेट नाम दे सकते हैं, इसके अलावा p q कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये a और b सेट में एक रूल्स बिलोंग कर रहा है कि जब भी हम लोग a में कोई इनपुट देंगे वो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स। अब मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिया था, तुम लोग चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, कुछ चाहो तो कुछ और भी यहाँ पर ले सकते हो। तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें और भी कुछ थोड़ा सा हमें टर्म्स याद रखना पड़ता है, देखो क्या क्या होगा। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज a है, यहाँ पर b ले लिया मैंने, यहाँ पर 1, अगर x स्क्वायर मेरा फंक्शन है तो आउटपुट 1 होगा। फिर से वही वाला एक बार बता रहे दूसरे पॉइंट के लिए, x से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, 3, यहाँ पर x स्क्वायर अगर फंक्शन ले रहे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो सेट है और ये जो सेट है इसको हम लोग बोलेंगे प्री इमेज। फिर से एक बार बताते हैं, प्री इमेज, इसका और एक नाम भी है इसीलिए बता रहे हैं, यहाँ पर इमेज हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे इनपुट सेट, इसे हम लोग बोलेंगे आउटपुट सेट। और ये एक्स स्क्वायर जो है ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अच्छा, और ये जो ए सेट है इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन, ठीक है। ए सेट जो है इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन और बी सेट जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे को डोमेन। बेसिकली जो आउटपुट सेट है, आउटपुट का जो सेट है उसे हम लोग बोलेंगे को डोमेन और जो इनपुट का सेट है उसे हम लोग बोलेंगे डोमेन। देखते हैं डोमेन और को डोमेन के बारे में क्या बोला है। देखो यहाँ पर बोल रहा है लेट, ये देखो ये हमारा क्या बन गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ सच दैट ए टू बी, इसे बोला जाता है ए टू बी। फंक्शन ऐसा है जो कि ए टू बी में फंक्शन को यानी रूल्स को फॉलो कर रहा है। लेट एफ सच दैट ए टू बी, देन ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ वाइल बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो ए को हम लोग बोलेंगे डोमेन और बी को हम लोग बोलेंगे को डोमेन। देखो मैंने अभी तुम लोग को बताया, ए को बोलेंगे डोमेन सेट, बी को बोलेंगे को डोमेन। मतलब जो इनपुट सेट है वही प्री इमेज वाला सेट है, वही डोमेन का सेट है, ठीक है। अच्छा, ये 3 नाम तुम लोग को याद रखना है। द सेट एफ ऑफ ए
such that f of x such that x belongs to a is called the range of f। ठीक है, तो रेंज मतलब ये देखो, अगर सेट f ऑफ a हम लोग बना रहे, सेट f ऑफ a, ठीक है, फंक्शन ऑफ a मतलब ये वाला f of x such that x belongs to a, अगर f of x यानी ये वाला f of x मतलब b वाला सेट, ठीक है, such that x belongs to a, ऑब्वियसली x belongs to a हो रहा है ना, तो 1 दे रहे तभी तो 1 आ रहा है। f of x में x जो हमारा इनपुट हो रहा है, एक f of x इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर, तो x का वैल्यू हम लोग 1 देने से 1 आ रहा है, 2 देने से 4 आ रहा है और 3 देने से 9 आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू a, क्योंकि x में मैंने क्या क्या दिया, एक बार 1 इनपुट दिया, एक बार 2 और एक बार 3, और ये तीनों ही बिलोंग्स टू a है, वही चीज बोल रहा है। तो इसको बोला जाता है रेंज ऑफ f, ठीक है, इसको हम लोग रेंज भी बोलेंगे, ठीक है, रेंज ऑफ f बोलेंगे। तो दिस इज द रेंज ऑफ f, ये f का रेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो 1 2 3 4 और b का वैल्यू दिया है 1 4 9 16 25। वी कंसीडर द रूल्स, ये देखो यहाँ पर क्या रूल्स लिया, एक्स स्क्वायर। देन जैसे ही हम लोग f ऑफ 1 देंगे, तो 1 कहाँ से दे रहा है, ये a से दे रहा है 1, तो मेरा f ऑफ 1 का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। f ऑफ 2 जैसे ही देंगे, मतलब सेकेंड वाला 2 जैसे ही देंगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 जैसे ही देंगे तो ये 9 आ जाएगा, और 4 जैसे ही देंगे ये 16 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर सब बोल दिया। देन क्लियरली ईच एलिमेंट इन ए का हर एक एलिमेंट के लिए बी के पास एक अलग इमेज बन रहा है। जैसे 1 के लिए इमेज 1 बन रहा है, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9 और 4 के लिए 16 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, देन f of 1 is 1, f of 2 is 4 और f of, अच्छा, देन क्लियरली ईच एलिमेंट इन a has a unique image in b, so if such that a to b such that f of x equal to x square is a function from a to b। अगर ऐसा होता है, ठीक है, ये डोमेन और रेंज के हिसाब से अगर ऐसा होता है, यूनिक अगर होता है, तभी जाके उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। यूनिक मतलब 1 देने पे 1 आएगा, ठीक है, 2 देने पे क्या आ रहा है, मतलब यूनिक का मतलब 1 देने पे 1 आ रहा है, 2 देने पे 4 आ रहा है, 3 देने पे 9 आ रहा है और 4 देने पे 16 आ रहा है। 1 देने पे 4 आ रहा है ऐसा नहीं है, 1 से 1 बन रहा है, 2 से 4, 3 से 9, 4 से 16, दैट्स वाई ये यूनिक है, ठीक है। यूनिक मतलब 1 इनपुट से सिर्फ 1 ही प्रोड्यूस होगा और कुछ प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है, 2 देने से 4 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है यूनिक। जैसे कि हम क्लास अगर मैथ स्टैट का ले रहे हैं, वहां मैथ स्टैट ही पढ़ाएंगे, ना कि अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 1 मतलब जो मेरा इनपुट दिया हुआ है उसी के हिसाब से आउटपुट आएगा, तो 1 देने से 1, 2 देने से 4, तो दैट इज द यूनिक इमेज। तो ऐसा अगर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर डोमेन क्या क्या हो जाएगा, डोमेन का मतलब होता है जो प्री इमेज वाला है, यानी ए सेट पहला, यहाँ से देख के हम लोग डोमेन बता सकते हैं। तो डोमेन क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और रेंज क्या आ जाएगा 1 4 9 16, बट 25 नहीं होगा। रेंज 25 क्यों नहीं होगा, रेंज मतलब ऑल आउटपुट को बताता है। रेंज मतलब क्या होता है, जितने सारे आउटपुट है उसको बताया जाता है। ये देखो अभी मैंने तुम लोग को समझाया ना, रेंज ऑफ एफ यहाँ पर क्या है 1 4 और 9। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल था जहां पर 25 भी था, तो 25 जो है वो आउटपुट नहीं दे रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 से जो यूनिक आ रहा है वो 1 4 9 16 आ रहा है, बट 25 नहीं आ रहा है। यानी 25 बी सेट का एलिमेंट तो जरूर है, बट ये रेंज नहीं है, क्योंकि रेंज मतलब ऑल आउटपुट। रेंज मतलब सीधा सा बात है ऑल आउटपुट, रेंज को हम लोग बोलेंगे आउटपुट। तो यहाँ पर 25 जो है ये नहीं आएगा, तो इसको एक बार लिख देते हैं, रेंज मतलब ऑल आउटपुट। रेंज का मतलब हो जाता है ऑल आउटपुट। अगर कुछ एक्स्ट्रा रह जाएगा तो वो रेंज नहीं होगा, रेंज के अंदर नहीं आएगा। जितने सारे आउटपुट है उसे ही हम लोगों को रेंज मानना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है, मैं यहाँ पर मैपिंग किया है। मैपिंग मतलब ये ऐसे ड्रॉ करके करते हैं तो इसे मैपिंग बोलते हैं। 3 देने से 6 आ गया, 2 देने से 4, 1 देने से 2। इसका मतलब फंक्शन क्या था, ऑब्वियसली फंक्शन 2x हुआ होगा, क्योंकि 2 इंटू 3 में 6 आता है, 2 इंटू 2 में 4 आता है, 1 इंटू 2 में 2 आता है। तो देखो f सच दैट n बिलोंग्स टू n, मतलब ये n एक सेट का नाम लिया, यहाँ पर दोनों सेट का नाम ही n लिया है, तो n टू n। जैसे a टू b होता है फंक्शन सच दैट a टू b, तो ये फंक्शन सच दैट n टू n के अंदर एक एक्टिविटी हो रहा है। क्या एक्टिविटी है,
2x हो जाएगा, मतलब जो इनपुट देंगे वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, लेकिन x जो है वो n में बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब मैंने जो इनपुट लिया है वो 3 to 1 यहाँ से लिया है। इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n सिंस ट्वाइस ए नेचुरल नंबर इज यूनिक, ठीक है, नेचुरल नंबर का ट्वाइस करेंगे तो वो यूनिक इमेज दे रहा है। जैसे f ऑफ 1 जब हम लोग देंगे तो वो 2 आएगा, f ऑफ 2 मतलब 1 2 भी दिखा रहा है, ये देखो f ऑफ 1 देने से क्या आ रहा है 2, f ऑफ 2 देने से क्या आ रहा है 4, f ऑफ 3 देने से क्या आ रहा है 6 आ रहा है, एंड सो ऑन। इसके अलावा भी अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ सारा यूनिक इमेज ही आएगा, ठीक है। हेयर डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा ये वाला 3 to 1, ठीक है। यहाँ पर सारा चीज लिखा नहीं है क्योंकि वो नेचुरल नंबर का उन लोगों ने सेट लिया है, तो 3 to 1, तो 3 to 1 और इसके अलावा बाकी सब भी आ सकता है। रेंज मतलब जो भी आउटपुट होगा, जैसे कि 2 4 6, रेंज मतलब आउटपुट, और डोमेन मतलब क्या हो जाएगा इनपुट सेट। जो डोमेन है बार बार बोल रहे वही प्री इमेज है, ठीक है, जो डोमेन है वही इनपुट है वही प्री इमेज है, और जो रेंज है वही आउटपुट है वही इमेज है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कुछ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, तो पहले देखो कौन सा बताते हैं, 1 to 1 फंक्शन पहले बताते हैं। 1 to 1 फंक्शन। अच्छा पहले ना एक चीज जिस्ट कर देते, चलो एक चीज जिस्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखो जो प्री इमेज है ये याद रखना पड़ेगा ना, इससे एमसीक्यू बहुत आता है। जो प्री इमेज है वही इनपुट है वही डोमेन है, ये लिख देते हैं, तुम लोग लिख लो इसको। और जो इमेज है वही आउटपुट है और वही कोडोमेन है और वही रेंज है और वही रेंज है, ठीक है, वही रेंज है। अच्छा, अब इसके बाद ये हो जाएगा x से डिनोट होता है, ये f ऑफ x या फिर y से डिनोट होता है। तो ये सब नोटेशन एक बार याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोटेशन याद रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से और एक चीज भी हम लोग बोल सकते हैं कि कोडोमेन, कोडोमेन इज सुपर सेट ऑफ रेंज, ठीक है। कोडोमेन इज सुपर सेट ऑफ रेंज, ये एक रिलेशन आएगा, ये भी हम लोग को देखना है। और रिवर्सली बोल सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये कैसे एग्जिस्ट हो रहा है देखो, ये कैसे एग्जिस्ट हो रहा है। अगर हम लोग वो 1 4 9 16 अभी जो एग्जांपल देखा था ना हम लोगों ने यहाँ पर, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। देखो यहाँ से एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज, और हम लोग को बोला क्या है, कोडोमेन इज अ सुपर सेट ऑफ रेंज। तो रेंज ये है और ये डोमेन है, तो कोडोमेन कौन सा है, ये वाला जो दूसरा सेट होता है वो कोडोमेन होता है। ये डोमेन हो गया, ये इनपुट सेट है। तो इनपुट सेट हमारा क्या होता है, इनपुट सेट हमारा होता है डोमेन सेट, और कोडोमेन सेट मतलब क्या होगा, एक मिनट देख लेते हैं क्या हम गलत बोल रहे हैं, नहीं ठीक है। तो इनपुट सेट ये हो गया मेरा कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। तो ये देखो 1 4 9 16 25, यहाँ पर 1 4 9 16, तो इसका मतलब ये रेंज है, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज में रिलेशन अगर पूछे तो क्या होगा, कोडोमेन इज अ सुपर सेट ऑफ रेंज एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों ने इनपुट दिया था तो सारे इमेज कवर हो गए थे एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। तो इसका मतलब ये सुपर सेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने सुपर सेट पहले ही देखा है, सेट इसीलिए पहले पढ़ा जाता है, तभी हम लोग फंक्शन समझ पाएंगे और रिलेशन समझ पाएंगे। ये क्या बता रहा है, ये इसलिए हमारा सुपर सेट हो रहा है क्योंकि इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे इस सबसेट में नहीं है, और ये सबसेट ऐसा एक सेट है जहां पर सुपर सेट का सारा एलिमेंट कंटेंट कर रहा है। तो इसीलिए कोडोमेन और इसके अंदर रिलेशन जो है रेंज के अंदर, वो सबसेट और सुपरसेट का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि बुक में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन ये हमें पूछा जाता है, तो मैंने ये बता दिया। ये देखो, कोडोमेन इज अ सुपरसेट ऑफ रेंज एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे तुम लोग को एमसीक्यू भी मिलेगा। अब हम बताएंगे तुम लोग को 1 1 फंक्शन। देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन या फिर इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, a का वैल्यू है 1 2 3, v का वैल्यू है, b का है 2 4 6, ठीक है।
फंक्शन सच दैट a टू b, और फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू 2x, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ 1 देने पे क्या आ जाएगा 2, f ऑफ अगर 2 देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 4, f ऑफ 3 देने पे आ जाएगा 2 इंटू 3 6 आ गया, ठीक है। एफ 2 इंटू 3 6 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका सेट बनाए तो 1 देने पे 2 आ रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होगा, 1 देने पे 2 आ रहा है, 2 देने पे 4 आ रहा है, तो 2,4। अच्छा 3 देने पे 6 आ रहा है, तो 3,6, ठीक है, 3,6। इसे हम लोग 1 1 फंक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, देखो 1 1 फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको एक बार पढ़ लो तब समझ जाएंगे। ये देखो, if such that a to b, if different element in a have different images in b, then f is said to be a 1 1 function or an injective function or mapping। अगर डिस्टिंक्ट हमारा आउटपुट आ रहा है, देखो जैसे 1 देने पे 2 आ रहा है, 2 देने पे 4 आ रहा है, 3 देने पे 6 आ रहा है, ये अलग अलग हमारा इमेज आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 1 1 फंक्शन। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर तो जो भी देंगे हमारा अलग ही आएगा, तो ऐसे तो जो भी देंगे अलग आएगा, तो ये 1 1 तो होना ही होना है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन भी समझाते हैं। ये देखो ये 1 1 हो रहा है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखो 1 1 नहीं होगा, जैसे हम ए सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, ये सब केस में एग्जिस्ट नहीं होगा, देखो अभी समझ जाओगे। 1 -1 बी सेट मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ले लेते हैं -1 होल टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो पहला लेते हैं एफ ऑफ 1 लेने पे क्या आ जाएगा -1 होल टू दी पावर 1, दैट इज -1, ठीक है। एफ ऑफ 2 तो -1 होल टू दी पावर 2 यानी +1 आ जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ 3 -1 होल टू दी पावर 3, ये -1 आ जाएगा। एफ ऑफ 4 -1 होल टू दी पावर 4, ये 1 आ गया। तो मेरा जो आउटपुट आया वो ये इस तरह से आ रहा है। अब इसको भी अगर हम इस सेट में डालते हैं तो 1 इनपुट देने पे -1 आउटपुट आ गया, फिर से 2 इनपुट देने पे मेरा क्या आ गया 1, पॉजिटिव 1 आ गया। अच्छा फिर 3 इनपुट दिया -1 आ गया, फिर 4 इनपुट दिया +1 आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ मेरा कुछ इस तरह से होगा कि मैंने इनपुट दिया 1 2 3 4 और मेरा आउटपुट बस 2 ही प्रोड्यूस हो रहा है, या तो -1 या तो +1। और इसको अगर हम रिलेट करें तो देखो 1 देने पे क्या आ रहा है, 1 देने पे -1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा 2 देने पे 1 आ रहा है +1, 3 देने पे -1 आ रहा है, अच्छा और 4 देने पे 1 आ रहा है। तो ये मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, ये एरो लगा दिया मैंने, ये कुछ ऐसा मेरा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, मतलब 1 से -1 ही हो रहा है ऐसा बात नहीं है, 3 से भी -1 हो रहा है। पॉइंट को सुनो, यहाँ से 1 देने से -1 हो रहा है ऐसा बात नहीं है, 3 से भी -1 हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन तभी होगा कि अगर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट होगा। जैसे इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करने से 1 2 3 था मेरा इनपुट और आउटपुट है देखो 2 4 6, तो यहाँ पर रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेंगे तो 1 देने पे 2 आया, 2 देने पे 4 आया, 3 देने पे 6 आया, मतलब डिस्टिंक्ट है, कोई किसी के साथ ओवरलैप नहीं है, देखो डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट इमेज आता है, डिस्टिंक्ट प्री इमेज के लिए अगर डिस्टिंक्ट इमेज आता है, हर एक इमेज के लिए सॉरी प्री इमेज के लिए अगर डिस्टिंक्ट इमेज आता है तभी 1 1 होगा। अगर एक इमेज प्री इमेज के लिए मतलब एक प्री इमेज से अगर सॉरी एक प्री इमेज नहीं, एक इमेज का अगर 2 प्री इमेज होता है, मतलब सीधा सा बात है, अगर इनपुट आउटपुट से बोले तो और भी इजीली समझ जाओगे। एक इनपुट से एक से ज्यादा इनपुट से अगर एक आउटपुट आ रहा है, मतलब एक आउटपुट का अगर मोर देन 2 इनपुट है, जैसे ये देखो इस आउटपुट का 2 इनपुट है, तो इसमें क्या हो रहा है 1 1 रिलेशन नहीं हो रहा है, ये देखो 1 1 रिलेशन है। इसमें जो रिलेशन हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे मेनी टू वन, मेनी टू वन, ठीक है, मेनी टू वन, ये दोनों मिलके ये प्रोड्यूस हो रहा है, इससे भी ये प्रोड्यूस हो रहा है, इससे भी ये प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मेनी टू वन। तो ये मेनी टू वन
फंक्शन होगा, ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो 1-1 और मेनी टू वन में फर्क समझ में आया। 1-1 मतलब जहां पर हमारा बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा एलिमेंट्स, और 1-1 नहीं होगा कब, जब अगर डिस्टिंक्ट नहीं हो रहा है तो 1-1 नहीं होगा। लेकिन इस केस में इसको हम लोग बोल सकते हैं मेनी टू वन, इस फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं मेनी टू वन। तो देखो यहाँ पर वही चीज बताया है, ये देखो 1 2 3 और 2 4 6, तो यहाँ पर 2x वाला रूल्स लिया है, तो 1 देने से इनपुट कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 1 देने से कितना आ जाएगा 2, 2 देने से कितना आ गया 4, 3 देने से कितना आ गया 6। तो सबके लिए डिस्टिंक्ट इमेज है। क्लियरली f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b सच दैट डिफरेंट एलिमेंट्स इन a, हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स इन a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b, बी में अलग अलग इमेज आ रहा है, हेंस एफ इज 1-1। तो एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन बोलेंगे। एफ को हम लोग 1-1 फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर दिखा है लेट ए टू बी एंड लेट x1, x2 बिलोंग्स टू ए। ये देखो यहाँ पर ये ड्रॉ देखो, ए 1 से क्या बन रहा है 2 बन रहा है, फिर 1 से क्या बन रहा है 3 बन रहा है, और 2 से क्या बन रहा है 3 बन रहा है। मतलब एक इनपुट से दो आउटपुट बन रहा है, ठीक है, एक इनपुट से दो आउटपुट बन रहा है, ये चलेगा। लेकिन दो इनपुट से एक आउटपुट बनेगा, ये नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर दो इनपुट से सेम आउटपुट है, वो नहीं चलेगा, लेकिन एक इनपुट से दो आउटपुट है वो चलेगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 देन सबसेट ये बन रहा है x और y, यहाँ पर दो सेट लिया 1 2 3 4, ठीक है, पूरा लिखा नहीं है, और y 1 2 3 देन सबसेट 1 2 1 3 2 3 डिफाइंस ए रिलेशन ऑन x एंड y, x एंड y के अंदर रिलेशन, ये फिर रिलेशन के बारे में बता दिया, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, छोड़ो, यहाँ पर हमें उतना चाहिए नहीं, मैंने जो बताया उसको याद रखोगे तो हमारे लिए काफी है कि कौन सा 1-1 फंक्शन है और कौन सा 1-1 फंक्शन नहीं है। के बाद एक लास्ट यही वाला बताएंगे, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है देखो, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव, इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। तो a 1 2 3 और b ले लेते हैं 1, -1, जो अभी किया था मैंने। तो f सच दैट a टू b f ऑफ x इक्वल टू -1 होल टू द पावर x। तो उस केस में यहाँ पर क्या हुआ देखो, 1 -1, ठीक है, यही वाला देख के लिख रहे हैं। 1 -1 क्या क्या बिलोंग करेगा, 1 -1 2 1, फिर से और नहीं कर रहे हैं इनपुट आउटपुट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 1 देने से कितना आएगा हम लोग को पता है, 1 देने से -1 आएगा, अगर 2 देंगे तो ये 1 आ जाएगा, 3 देंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 का जो प्री इमेज है, ठीक है, 1 का प्री इमेज क्या है, 1 का प्री इमेज 2 है। ये देखो ये जो 1 है इसका प्री इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं देखो, 1 का प्री इमेज 2 और -1 का प्री इमेज 1 एंड 3। क्यों हो रहा है देखो, यहाँ पर ड्रॉ फिर से करके दिखा देते, 1 3 1 2 3, अच्छा ठीक है, यहाँ 2 लिख देते हैं, -1 और +1। तो 1 देने पे -1 आएगा, ठीक है, 2 देने पे +1 आएगा और 3 देने पे -1 आएगा, ठीक है। तो 1 का जो प्री इमेज है वो क्या हो रहा है, 1 का प्री इमेज, एक मिनट मैंने क्या लिख दिया, हाँ ये देखो ये प्री इमेज है, ठीक है लिखा है, ये प्री इमेज, ये इमेज। तो 1 का प्री इमेज क्या है 2, ठीक है, और -1 का प्री इमेज क्या है 1 एंड 3, -1 का प्री इमेज है 1 एंड 3। अब देखो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं, क्यों इसे हम लोग बोलेंगे ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, बिकॉज हमें डेफिनेशन क्या बोला है, एक फंक्शन अगर है जो कि a टू b सेट में बिलोंग कर रहा है, इफ एवरी एलिमेंट इन b में जितने सारे एलिमेंट है, इफ एवरी एलिमेंट इन b दैट इज 1 एंड -1, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन a, एक प्री इमेज ए में होना चाहिए। तो देखो -1 का एक प्री इमेज है 2 और -1 का प्री इमेज तो 2 है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। इसका मतलब 1 और -1, ठीक है, जो आउटपुट सेट है उसका एटलीस्ट एक इनपुट तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी होगा तो चलेगा। तो 1 और 3 जो है
ये इनपुट है -1 का, यानी आउटपुट सेट 1 और -1 इसका कम से कम एक इनपुट हमारे पास होना चाहिए। तो देखो एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए, देन एफ इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन, तब हम लोग इसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। कम से कम एक अगर हमारा इनपुट रहेगा, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे ऑन टू सेट। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, अब कब ऑन टू नहीं बोलेंगे वो भी देख लो, कब ऑन टू फंक्शन नहीं बोल सकते। एक एग्जांपल ले लेते, देखो एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आता है। इफ सच दैट a टू b, a का वैल्यू मैंने ले लिया 1 2 3 और b का वैल्यू मैंने ले लिया 1 4 9 एंड 16। ठीक है, तो यहाँ पर 1 देने से क्या आएगा, 1 देने से 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 देने से 4 आएगा, 3 देने से 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 देने से 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आउटपुट सेट कौन सा है, बी, तो इसका एक कम से कम मेरा प्री इमेज होना चाहिए, इसका कम से कम मेरा एक प्री इमेज होना चाहिए ऑन टू सेट होने के लिए। तो 1 का प्री इमेज, ये आउटपुट सेट से देखेंगे, 1 का प्री इमेज, 1 का प्री इमेज क्या है, 1 है। ठीक है, अच्छा फिर 4 का प्री इमेज क्या है, 2 है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 9 का प्री इमेज क्या है, 9 का प्री इमेज 3 है, बट ये 16 का प्री इमेज क्या है, 16 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। 16 का यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये तो स्पेशल पॉइंट था तो यहाँ लिख देते हैं, 16 का नो प्री इमेज, नो प्री इमेज। तो ऐसा मेरे पास एक एलिमेंट बच जा रहा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं ऑन टू। ठीक है, ये ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, बट ये इनटू फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, ये ऑन टू नहीं होगा बट इनटू होगा। तो ऑन टू होने का मैंने यहाँ पर बताया तुम लोग को क्या रूल्स है। ऑन टू होने के लिए सारे आउटपुट का कम से कम एक इनपुट होना चाहिए, यहाँ पर ये 16 का कोई भी इनपुट नहीं है, दैट्स वाई ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा बट ये इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, अब इनटू फंक्शन क्या है वो हम लोग इसके बाद पढ़ सकते हैं, इनटू फंक्शन इसके बाद रहेगा। तो ये ऑन टू फंक्शन मैंने समझा दिया क्या होगा। ठीक है, तो ऑन टू हो गया। सर्जेक्टिव, अच्छा ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, हाँ वो मैंने लिखवा दिया है, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलेंगे, और कौन सा ऑन टू नहीं हुआ वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद इनटू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन बताएंगे नेक्स्ट दिन बताएंगे, और बाइजेक्शन और आइडेंटिटी ये थोड़ा सा बाकी है, इसको नेक्स्ट दिन बता के फिर इसका हम लोग जो 7B एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। आज और नहीं बताते, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले तुम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना, नहीं तो जो MCQs है वो नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं।